बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए चौथे आम इंतखाबात में जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अब वोटों की गिनती जारी है और अगर देखा जाए तो जो असम्बली की मजमूई नशस्तें हैं वो 33 थीं, जबकि उसमें 24 में जो है बराह रास्त जो है वो वोटिंग हुई। और अगर हुकूमत की बात की जाए कि हुकूमत बनाने के लिए 17 नशस्तें उनकी सादा अक्सरियत दरकार होती है। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है उन्होंने अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके चुनाव के लिए यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल के हवाले से ज़रूर देखा होगा। और अगर अवामी राय की बात की जाए, यानी अब तक जो जीत का सहरा जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को जा रहा है, जो कि सर फहरिस्त हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर है। तीसरे नंबर पर नून लीग भी हमें नज़र आ रही है और चौथे नंबर पर जो है वो मुत्तहदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। और यकीनन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और मज़ीद नताइज आने शुरू होंगे। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सरफहरिस्त जो हो इस वक्त है उस पर उनको मुबारकबाद दी है। आसिफ अली जरदारी साहब को, साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब को भी इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। और अहम जो इस वक्त मुलाकात भी हुई है सदर आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, और कौमी सलामती, दाखिली और जो इलाकाई सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उस पर बात की गई है और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल और अमन अमान के मसाइल हैं उसको भी डिस्कस किया गया है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो यकीनन बड़े शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात की यकीनन बनाने के लिए उसको जो उनका किरदार है वो काबिल सत्ताइश है। इसको इंडोज भी किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो बात की जाएगी वो ये कि चले इंतखाबात तो हो गए, अब हुकूमत साजी के मराहिल भी आगे तय ही हो जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम के जो वहाँ के मकामी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो चौथी बार हुकूमत आएगी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसके इक़दामात कितने मौसर होंगे, इन चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मलिक मंजूर अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि हमें एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान से शम्स मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं ज़रा एक बैलेंस तज्जिया ले लेती हूँ। तज्जिया निगार हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मलिक मंजूर साहब, यकीनन आपने भी गहरी नज़र रखी होगी गिलगित बल्तिस्तान के लिए और चौथी बार ये इलेक्शन हुए हैं, यकीनन बड़े अहम इलेक्शन रहे और आवाम ने भी इस चीज़ को इंडोज किया होगा कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सर फहरिस्त है, अब तक नशस्तें जीत रही है, तो उनके पास हमारे मसाइल का हल होगा। आप अगर गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स और उनके अवामी मसाइल को देखें तो आप किस तरह देख रहे हैं इस इलेक्शन को? जी, बहुत शुक्रिया शाजी साहब। देखिए, ये इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं और जिस तरह आपने बड़ा अहम तरीन नुकता उठाया कि जो वहाँ के लोगों के मसाइल हैं बुनियादी, जो सेहत है, तालीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तरक्याती मनसूबे हैं, तवानाई के शोबे में इस्लाहात हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, उनके जो बुनियादी मसाइल है उसको ज़ाहिर है कि हल करने के हवाले से जो आइंदा हुकूमत यकीनन जो बनेगी उसके लिए जो भी चैलेंजेस होंगे और जो मुश्किलात होंगी उस पर ओवरकम करना ज़ाहिर है कि उनकी तरजीहात में सरफरस्त होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंतखाबात बहुत पुरअमन, शफाफ और गैर जानबदाराना अंदाज में, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने बड़ा एक बहुत ही रिमार्केबल एक किरदार अदा किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जिस तरह आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात जो वो जमहूरियत का हुसन है, तो इससे मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो मजबूत होगा। और सबसे एक अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जो शऊर और बालिदगी और पोलिटिकल मेच्योरिटी है कि एक तो लोगों ने बहुत ही आज़ादाना अंदाज में अपना हक़ राय अदाई इस्तेमाल किया और तमाम सियासी जमातों को एक बड़े लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई और वफाकी हुकूमत ने और दीगर इदारों ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। तो जितनी सियासी क़यादत थी उन्होंने बहुत ही भरपूर कैंपेन चलाई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब उधर थे, बिलावल भुट्टो थे और दीगर जो कायदीन हैं वहाँ गए और लोगों को मिले और उनके मसाइल सुने और उनको यकीन दिलाया कि जो उनकी तरजीहात होंगी वो यही होगी कि जो लोगों के बुनियादी मसाइल उसको हल करना है। देखिए, उसकी डायनामिक बड़ी यहाँ वफाकी हुकूमत या दीगर सूबों से मुख्तलिफ है, क्योंकि जो वहाँ पर शख्सियात हैं या जो कबायली और एक जो वहाँ इलाकाई जो वाबस्तगियाँ लोगों की, वो जो जमाती सियासत उस पर गालिब आ जाती है और ज़ाहिर है जो बिरादरी सिस्टम है या जो इलाके के लोग हैं उनका ज़ाहिर है मिलना जुलना बहुत। और दूसरा ये कि ये इलाका बहुत पुरअमन है, आप देख सकते हैं जो टूरिज़म पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, तो अरबों रुपए उसकी जो सनत है सियाहत की उससे कमाया जा सकता है। और जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है उसको परवान चढ़ाने से और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और इससे रोज़गार के भी मौके होंगे। और दूसरा ये है कि वहाँ देखें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और वहाँ
ओवरऑल जो यूथ है उसका एक बड़ा मुस्बत किरदार है इलाकाई तरक्की में और क़याम अमन में और तमाम इन मामलात में। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से पाकिस्तान पीपल पार्टी को बड़ा एक वाज़ा मैंडेट मिला और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अभी थोड़ी देर पहले जो मुलाकात की सदर आसिफ जरदारी से, बिलावल भुट्टो से और उनके हमरा वफाकी वज़रा भी थे, तो उन्होंने बड़ा उनको मुबारक दी और कहा कि ये उनको जो मैंडेट मिला है उसको हम तस्लीम करते हैं। तो इस लिहाज से एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक पार्टनरशिप है, जो एक अलायंस है, जो इनका सियासी ताउन है, वो बड़ा उम्दा चल रहा है। क्योंकि देखिए फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान पीपल पार्टी सपोर्ट कर रही है, सिंध में जो उनका मैंडेट है उसको मुस्लिम लीग नून ने, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो एक अच्छी इनकी कोलैबोरेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है और आपस में एक हमआहंगी भी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और ये तमाम जमातें जब मिल के चलेंगी तो गिलगित बल्तिस्तान की जो तरक्की और जो खुशहाली है और जो एम्पावरमेंट है और जो पॉवर्टी एलिवेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट, एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है, महंगाई और बेरोजगारी, तो इस पे काबू पाना भी जाहिर है कि जो आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। ठीक है, हमारे साथ शम मौजूद हैं। शम साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बयान बड़ा ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। यानी ये वो पैगाम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। यकीनन बड़ी अहम बात है और इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में जो आगे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उनको मुंतकली, आप इन तमाम प्रोसेस को किस तरह देख रहे हैं, आपकी पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहबा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने आज बड़े अहम मौजू के ऊपर जो है हमें बुलाया है और बड़े अहम फोरम पे बुलाया है टीवी पर। लेकिन कुछ चीज़ें मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जो उसकी अनऑफिशियली जो अनाउंस हुई हैं उसमें भी 3 नशिस्तों के ऊपर इस वक्त जो है मुख्तलिफ इशूज आ रहे हैं, रिकाउंटिंग के आ रहे हैं, रीपोलिंग के आ रहे हैं और आर के अंदर जो उनकी कंप्लेंट आ चुकी हैं। तो 6 सीटें उनके पीछे रह जाती हैं, जबकि इसके मुकाबले में पीएमएलएन के पास जो थी, जो टिकट जो दिए थे उसके मुकाबले में 6 नशिस्तें बिल्कुल क्लियर नशिस्तें पीएमएलएन को मिली हैं, जबकि 2 हिमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट थे वो भी जीते हैं। तो इस तरह पीएमएलएन के पास जो मैंडेट आया है वो 8 आया है। अब इसके साथ साथ हमारे पास जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चल रहे हैं उनका भी इस वक्त टिल्ट हमारी तरफ है, पीएमएलएन की जानिब है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त डायलॉग चल रहा है, मुख्तलिफ जमातों के साथ चल रहा है और इंडिपेंडेंट जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके साथ चल रहा है। लेकिन जमीनी हकायक ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीएमएलएन इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, पार्लिमानी जमात है। मैं तो सर शम साहब ये अभी तक की काउंटिंग की बात कर रही हूँ, अभी तो आगे देखें। लेकिन इस पर यह है कि अगर कोई भी जमात मतलब उसकी नशिस्तें ज़्यादा होती हैं और अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन है और अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जनाब आसिफ अली जरदारी को इस पर मुबारकबाद दी है तो यकीनन ये तो बड़ा पन है ना सर। अब वो बात रही कि रैगिंग हो रही है या कोई गैर शफाफ तरीके से इलेक्शन या इस तरह की कोई जो कंप्लेंट्स हैं वो वक्त के साथ साथ तो एड्रेस किए जाएंगे। नहीं, रैगिंग की बात नहीं हो रही मैम। यहाँ पे मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जो मैंडेट का इस वक्त जो मामला आपने बात किया, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो किसी ने मिसट्रीट किया है, हम नहीं समझते या उनकी अपनी मजबूरियां हैं शायद वफाक में पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की वहां पे इत्तेहादी है। गिलगित बल्तिस्तान में इत्तेहादी तो नहीं है ना। गिलगित बल्तिस्तान के हकायक ये हैं कि पीएमएलएन इस वक्त 8 नशिस्तों के साथ स्टैंड कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो अगर उसकी नशिस्तें अगर ज्यादा कर भी जाए, हम मान भी जाए तो 9 हो जाएंगी। जिस मैंने आपसे गुजारिश की कि 3 के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी कंप्लेंट्स हैं। ठीक, तो अगर उसकी 9 है तो पीएमएलएन की 8 है और इसी के साथ साथ जो है तीसरे नंबर पर आपके हैं तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। उसमें जो है 5 इंडिपेंडेंट आपके हैं तो वो है, लेकिन वो 5 नहीं है, वो 3 है। वो 3 है बेसिकली। 2 तो हमारे हिमायती याफ्ता थे। तो ये पोजीशन इस तरह बन रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 जो है पीटीआई के हिमायती याफ्ता लोग जीते हैं, 1 एमडब्ल्यूएम से जीते हैं। तो इस किस्म की जो है वो ये है यहाँ पर जो है इस वक्त जो है जो नशिस्तों की जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ वो ये है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मलिक मंजूर साहब, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ हम ले लें, लेकिन सर ये जो बात यकीनन हमने पहले भी बात की थी कि अभी तो खैर मराहिल जो हैं वो काउंटिंग के जारी हैं और यकीनन वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है,
दीगर जमातें भी हैं वहाँ पर, आज़ाद उम्मीदवार सर बहुत ज़्यादा वहाँ पर उस तरह से और अपनी उनका बड़ा हैसियत एक रखते फैसला कौन हैं। किरदार और है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो डायनेमिक्स मैं बार बार बात करती हूँ ना गिलगित बल्तिस्तान के, उसके डायनेमिक्स ऐसे हैं कि जो वहाँ के आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, जो इलाकाई लोग होते हैं, वो ज़्यादा उस मसले को समझते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर हम वैसे मसाइल की बात की जाए, क्योंकि अब कोई भी अगर जमात आती है ज़्यादा नशिस्तें लेकर, तो उसको कहीं ना कहीं हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ की ज़रूरत तो पड़ेगी, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो। नून लीग अगर सर फहरिस्त होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त होगी तो नून लीग और बाकी आज़ाद उम्मीदवार। आप क्या समझते हैं ये जो जमात मिलके बनेगी, हुकूमत साजी बनेगी, इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज गिलगित बल्तिस्तान में क्या है? क्योंकि अगर हम बिजली की बात की करें तो 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वहाँ पर होती है सर, और हर मौसम में होती है, ये नहीं कि सिर्फ कोई गर्म मौसम हो, क्योंकि वहाँ के वेदर के बारे में भी सब जानते हैं। तो सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है जो हल तलब होना चाहिए? जी बिल्कुल, एक तो आपने जो कहा ना, जो आज़ाद उम्मीदवार है, बड़ा एक फैसला कौन किरदार होगा हुकूमत साजी में, और ज़ाहिर है कि वो जिस तरफ जाएंगे उस जमात का पल्ला भारी हो जाएगा। तो एक तो बात तय है कि वहाँ कोई सिंगल मेजॉरिटी के तौर पे एक जमात तने तना हुकूमत नहीं बना सकती है, उसको कोalition पार्टनर की या आज़ाद उम्मीदवारों की अशद ज़रूरत होगी। जैसा मैंने पहले कहा कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके फैसला कौन एक डिसाइसिव रोल होगा हुकूमत साजी में। तो जो चैलेंजेस की बात है सारे कि लोगों के ये जो एनर्जी वाला आपने बिजली की बात की, लोड शेडिंग की वजह से इस इंतखाबी कैंपेन में भी जो लोगों का बुनियादी मुतालबा था तमाम सियासी क़यादत के सामने, वो यही था कि इतनी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से वहाँ की जो मुआशी, इक़्तिसादी और जो तजारती सरगर्मी हैं वो मांद पड़ गई, और जिसकी वजह से लोगों को मुआशी नुकसान हो रहा है। तो अगर कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ाना है, तजारती सरगर्मियों को, और लोगों को कारोबार के मौके देने और उनको सहूलियात देनी है, तो ज़ाहिर है कि ये जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म करना, जो अल्टरनेट ज़राए हैं उसके ज़रिए और सस्ते दामों जो बिजली की फराहमी है बिला तअत्तुल, उसकी फराहमी को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाली हुकूमत के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और पोटेंशियल तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। देखें ना, जो हाइडल पावर और दीगर जो मौके शमसी तवानाई के हैं या और चीज़ें हैं, तो अगर उन मुतबादल ज़राए को हुकूमत बुरुकार लाती है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक हिकमत अमली बनाई जाती है और उन पॉलिसियों में तसलसल रखा जाता है, तो यकीनी बात है कि वो इलाका हर मामले में खुद कफीज़ हो सकता है और उनकी जो इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की जो समरात है वो लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो इस हवाले से एक तो ये है कि बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर बनाना है। अगर हम टूरिज़म की बात करें तो वहाँ पर अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली की वजह से जो टूरिस्ट हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल हम मान सकते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक है, लेकिन कुछ इलाकों में अगर ये सिक्योरिटी के मामलात हैं तो उसको भी हल करना ज़ाहिर है कि स्टेबिलिटी के लिए हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी होगा, और ज़ाहिर है कि लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जो भी जो हुकूमत बनाएगी, आपकी इजाज़त हो तो मैं शम्स साहब, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और नेटवर्किंग का भी इशू है, ट्रैवलिंग भी वो। अच्छा, चौधरी मंजूर अहमद साहब ने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर लिया है, हम चाहते हैं उनका भी ओपिनियन हमारे सामने आ जाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया। एक तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि इंतखाबात हो गए, शफाफ तरीके से हो गए हैं और इस वक्त जो है काउंटिंग का अमल जारी है। सर आप हमें क्या अपडेट करेंगे, इस वक्त कितनी नशिस्तें आप लोगों ने ले ली हैं सर? देखिए, जो बेसिक कल तक थी हमारे पास, तो वो 15 सीटों पे हम आगे थे। जो रिजल्ट्स आए फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अभी इस वक्त हमारे पास जो है वो 10 सीटें तो आ गई। आज एक सीट रुकी हुई थी, उसका रिजल्ट रोका था और वो रिजल्ट कुछ 4000 का फर्क था और फिर भी रोका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों रोका हुआ है। तो एक 11वीं सीट है जिसपे कल फॉर्म 47 पर जारी कर दिया गया विदाउट द काउंटिंग ऑफ द पोस्टल बैलेट। उस पे हमने उनको कहा है, उस पे भी वो कह रहे हैं कि हमें करेंगे। एक सीट थी जिसपे कल को रात को हमारा कैंडिडेट अगवा हुआ, वो सुबह जाकर बरामद करवाया गया। एफसी वो जो है गिलगित स्काउट्स वालों ने जाकर और पुलिस ने खुद जाकर डीआईजी गए तो उनको बरामद करवाया। और अभी सुना यह है कि उस पोलिंग स्टेशन का रीपोल का ऑर्डर हो गया है, चूंकि एक पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लिख कर दे दिया है कि 200 बैलेट पेपर ये मेरे हैं ही नहीं, ना मेरी मोहर है, स्टैंप है, ना वो है। ठीक है, तो अगर वो भी हो जाता है, इसी तरह से 2-3 और सीटें हैं जिन पे प्रॉब्लम है, वो हो जाए तो मेरे ख्याल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी आसानी के साथ ले रही। ठीक है।
चलें, आप मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब। चूँकि आप ट्रैवलिंग में हैं तो मैं चाह रही थी आप ही के साथ ज़रा एक सवाल और कर लूँ। सर चलें, जो भी जमात आती है, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, वहाँ के मसाइल की बात करते हैं, तो हमें सर फहरिस्त जो है वो बिजली के मसाइल नज़र आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है, सयाहत के हवाले से बात की जाए और रोड्स का भी मसला है, कनेक्टिविटी का भी मसला है और भी दीगर मसाइल हैं सर। तो गवर्नरशिप रही आप लोगों के पास काफ़ी अरसा, तो सर आप लोगों के लिए तो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल जो है वो नए तो नहीं होंगे, जिनको हल करने के लिए क्या इकदाम अगर आपकी पार्टी आती है और फिर कोई हुकूमत साजी होती है दीगर जमातों के साथ, आज़ाद उम्मीदवार के साथ, तो क्या प्रायोरिटी तरजीहात क्या होंगी आप लोगों की? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर दौर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का दौर हो, उसमें ये जो रिफॉर्म्स हुई जिसमें आज भी लोग यहाँ पे सस्ती रोटी खाते हैं, गंदम पे सब्सिडी, आपको नाटको आज भी नजर आएगी जो ट्रैवलिंग पे सब्सिडी है, पेट्रोल पे सब्सिडी दी गई। भुट्टो साहब ने कहा कि जो कराची में कीमत होगी वही गिलगित में होगी। फिर मिट्टी के तेल पे दी गई, राजशाही निज़ाम का खात्मा किया गया, FCR का खात्मा किया गया। तो उसके बाद मोहतरमा ने 94 में एक ऑर्डर दिया जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज आई और बहुत सारी रिफॉर्म्स आई। फिर आसफ जरदारी साहब ने इंटरनल ऑर्डर देकर एक इंसानी सूबा बना दिया जिसपे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और असेंबली बनी और आज उसी के लिए ये इंतखाबात कल हुए। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए ना जुल्म कितना है। आपने 50 अरब डॉलर खर्च कर दिया सी पैक का, और ये यहाँ का गेटवे है सी पैक का। यहाँ पे ना बिजली है ना पानी है पीने को, फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है। आपने बूंदी के 7200 मेगावाट को छोड़कर जो रन ऑफ द रिवर पे सस्ता तरीन था उसको छोड़कर आपने साहिवाल में कोयले के और इस किस्म के फजूल प्रोजेक्ट्स बना दिए। अगर वो प्रोजेक्ट बना होता तो आप जो आज जो 2500 अरब रुपया हम सर्कुलर डेट का दे रहे हैं उसकी बजाय 2500 अरब रुपया आपको आमदन आ रही होती, वहां पे सस्ता तरीन वो जरिया था और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। तो बिलावल साहब ने 3 पॉइंट्स दिए हैं अपनी कैंपेन को वाइंड अप करते हुए। हक़ हाकमियत जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हक़ रोजगार जिसमें यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना है और उसके मौके पैदा करने हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जो यहाँ से गुजर रही है उसकी कनेक्टिविटी देनी है, बिजली के मंसूबे लगाने हैं, इंडस्ट्री लगानी है, और फिर आखिर पे हक़ मिल्कियत जिसमें 28,000 के मुरब्बा मील जो है, मुरब्बा मील एरिया जो है वो स्टेट लैंड थी जिसको लोगों को मालकाना हकूक पे देने की बात की है। उसका लॉ पास हो गया, अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर ये 3 पॉइंट्स रखे हैं और इस पर बाकी जमातों के साथ मुशावरत के साथ इन तीनों पॉइंट्स को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है शम्स साहब, हफीज़ुर रहमान साहब साबिक वज़ीर आला 2015 से 2020 तक रहे और यकीनन उनके वक्त में भी जो वहाँ पे इक़दाम किए गए उस पर भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा। और दूसरा ये कि उन्होंने भी आज जो है वो इंतखाबात के मौके पर इस अज़म का इज़हार भी किया है कि हम मिलकर जो है गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे और यकीनन तमाम कामयाब उम्मीदवारों को भी ये तमाम चीज़ों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि तमाम मसाइल जो है हल करने में सिर्फ एक जमात ही नहीं बल्कि सबकी जमातों की कंट्रीब्यूशन होती है। सर आपका क्या स्टेट है? देखिए शादी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि गिलगित बल्तिस्तान एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त एंटिटी के अंदर रह रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो। जहाँ तक बात है कि यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या पार्लिमानी पार्टीज को गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज हैं इनमें मिल बैठ कर कोई मसला हल करना है तो फिर जाकर कहीं कुछ मसला हल हो सकता है। एक तो यहाँ पर इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं इसमें किसी पार्टी को कोई सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिली, ये बहुत बड़ा एक इशू आ चुका है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनेगी वो आज़ाद कैंडिडेट्स को लेके बनेगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बनेगी, ग्रुप्स के साथ मिलकर बनेगी, तो वो भी आप समझें कि कोई मजबूत या मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी जो इतनी बड़ी पॉलिसी साजी कर सके और गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सके। तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए है कि ये रिजल्ट्स वगैरह जो हैं जरा जल्दी आ जाएं और गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो जल्दी हो जाए तो हम आगे बढ़ें। PMLN के पास एक एज है कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है, पंजाब गवर्नमेंट हमारे पास है और वो ये दोनों गवर्नमेंट जो हैं गिलगित बल्तिस्तान को बहुत सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी, फिजिकली भी। इन दोनों गवर्नमेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया है गिलगित बल्तिस्तान को
आउट ऑफ वे जाकर जो है ना सपोर्ट किया है जी। और पंजाब में मरियम साहिबा ने, जब शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है गिलगित बल्तिस्तान को, इनके हमारे हेल्थ के सेक्टर के अंदर, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सपोर्ट किया है। तो हमारे पास तो ये एक एज हासिल है कि हम इंशाल्लाह ये चीजें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज में यूथ इस वक्त बड़ी सेंसिटाइज हो चुकी है, और यूथ को अगर एड्रेस ना किया गया, अब यूथ के इश्यूज क्या है, आज आप देखें कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की जानिब बढ़ के आज 5G की तरफ चली गई है, 6G की तरफ जा रही है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लाइट नहीं है। आप अंदाजा कीजिएगा, जैसे कि अभी जिक्र आपने किया कि 22-22 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। इस तरफ काम करने की जरूरत है, और बड़ा यानी कि वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, पानी के ऊपर काम करने की जरूरत है, एजुकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर मिलकर ही कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात की सर आपने। हम कहते हैं पीपल्स पार्टी भी हमारी ही जमात है ना, हमारी ही जमात है, गिलगित बल्तिस्तान की जमात है, पाकिस्तान की जमात है। पीपल्स पार्टी अगर आ जाती है, अगर उसकी मेजोरिटी आ जाती है, तो सो बिस्मिल्लाह सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर PMLN अगर आ जाती है कल को, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी फिर आगे बढ़कर जो है ना तराफदिली के साथ जो है PMLN को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बराबर जा रहे हैं, दोनों बराबर जा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे कि हमने कहा ना कि जी अभी जैसे उन्होंने कहा कि जो वो रोक दिए हैं, रिजल्ट रोक दिए हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे कंप्लेंट्स थे जो वो हल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रैगिंग वगैरह की कोई बड़े लेवल के ऊपर कोई रैगिंग हुई है जिसमें जो है पीपल्स पार्टी के मैंडेट को जो है नुकसान। हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास इतनी सीटें, ये जेन्युइन बात कर रहे हैं ना कि जी हमारी इतनी सीटें अभी आ गई हैं, अगर आगे अगर कल को देख लेते हैं, 1-2 अगर और मिल जाती है तो अच्छी बात है। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, इन्होंने बात की मलिक मंजूर साहब के, अगर वहाँ पे नून लीग जो है वो सरफहरिस्त जीत जाती है और विफाक भी यकीनन नून लीग और इत्तेहादी साथ में है, तो GB के मसाइल को एड्रेस करने में आसानी होगी। सर अगर हम ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में देखें तो उन्होंने भी अपनी टेन्योर में 370 अरब का जो है 5 साल तरक्याती पैकेज मतलब मुतारिफ कराया था। मुतारफ़ तो उन्होंने कराची के लिए 1200 अरब रुपए भी कराए थे, लेकिन उसका क्या बना, और जो गिलगित बल्तिस्तान का भी क्या बना। लेकिन आप समझते हैं कि वाकई अगर गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत हो और विफाक में भी वही हुकूमत हो, तो वहाँ के मसाइल हल करने में वाकई आसानी होगी, क्योंकि फंड्स का बड़ा मसला रहता है तरक्याती पैकेजेस का। देखिए, जो शम्स मीर और चौधरी मंजूर साहब ने बातें की है ना, बड़ी असूली बातें की और ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने नरेट किया है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्योंकि ऑलरेडी इत्तेहादी है, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बहुत बेहतर है। उन्होंने बड़ी एक डेमोक्रेटिक बात की कि जो भी हुकूमत और जिसको भी मैंडेट वहाँ के अवाम देते हैं और वो हुकूमत बनाती है तो वेलकम। अगर मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में आती है तो वो बना ले, पाकिस्तान पीपल पार्टी अक्सरियत में आती है तो वो बना ले। लेकिन दोनों जमातों के दरमियान एट लार्जर स्केल मैं समझता हूँ कि जो कौमी इश्यूज़ है उन पे कंसेंसस मौजूद है। और हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो सियासी क़यादत है दोनों जमातों की, उन्होंने बड़े बुर्दबारी और बड़ी पॉलिटिकल मेच्योरिटी और बड़ा विजडम का मुजाहरा किया, और जो क्रूशल इश्यूज थे उस पर भी उन्होंने इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी इस्तेकाम है उसको दवाम मिलेगा, और बिलखसूस उन इलाकों के जो मसाइल है, जिस तरह 22-22 घंटे की आप बिजली की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और दीगर जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, और जो ट्रेड और इकनॉमिक जो मसाइल हैं और जो उनकी तरजीहात है, उसको सरफहरिस्त दायरे की हुकूमत को हल करना ज़रूरी होगा। जो आपने बुनियादी बात की कि ये इतने अरब रुपए जो अखराजात और पिछली PTI की हुकूमत में कहीं विजिबल वो नज़र नहीं है। देखें ना, एक तो ये कि जो फंड्स का इस्तेमाल है उसमें शफाफियत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और देखें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर करप्शन है, रेड टेबिज्म है, और अकरवा परवरी है, और सियासी बुनियादों पर तैनातियाँ हैं, और जो पुलिस कल्चर है उसको वो पोलिटिसाइज करते हैं, तो उससे तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, और मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और रही बात की और उसके नताइज की, यकीनन अभी वक्त है जो भी नतीजा निकले, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे तमाम मेहमानों ने की कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आइनी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो वहाँ के जो मकामी मसाइल हैं, जो भी हुकूमत आए हुकूमत साजी की जाए, लेकिन वहाँ के मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरे सेगमेंट पर बात होगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अगर इज़राइल की बात की जाए तो इज़राइल की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सिफारती अपील रही है, उसके बावजूद जो है ईरान और लबनान पर जो है वो मुस्तकिल जो हमले हैं, यकीनन ख़ित्ते की जो अमन के इम्कानात हैं उस पर सवालिया निशानात खड़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो लेबनान के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो जंग बंदी है, सीज़ फायर होने के बावजूद जो हज़ारों फ़ज़ाई हमले किए गए हैं इज़राइल की जानिब से, वो यकीनन इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इज़राइल जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स जो है वो सिफारती कोशिशों को जो तरजीह दी जा रही है उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान की बात करें तो यकीनन उसका भी रिटेलिएशन हमें नज़र आ रहा है और साथ साथ एक मैसेज भी दिया जा रहा है और बड़ा हार्श मैसेज भी है कि हम जो है वो महाज भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुज़ाकरात का रास्ता बंद करना चाहते हैं। ऐसे में बज़ाहिर जंग और जो सिफारतकारी है वो साथ साथ चल रही है। अगरचे ट्रंप के मुदाखलत के बाद दोनों जानिब से हमले रोकने के ऐलानात भी सामने आए हैं, लेकिन असल सवाल यही होगा कि क्या इज़राइल, जिसका मकसद देखा जाए तो है ही कुछ और, मतलब वो तो कभी भी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में अमन कायम हो और वो हमेशा यही चाहेगा कि वो अपनी अस्करी हिकमत अमली जो है उसमें कोई नरमी नहीं लाए और वो यकीनन कशीदगी भी चाहेगा मुसलसल बढ़ती रहे। इस पर तो हम बात करेंगे कि इसका कोई हल निकलता है या नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान समेत कई जो ममालिक हैं वो सालिसी की कोशिशें बदस्तूर जारी रखे हुए हैं, मगर पायदार अमन का इन्हिसार तमाम फरीकैन जो है उनकी अमली संजीदगी पर है। ज्वाइन कर चुके हैं हमें फैज़ रहमान साहब से, IR एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज़्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। जाहिद साहब, सर, हम हमेशा जब इस बात पर आते हैं तो हमने हमेशा एक ही बात जो कंक्लूजन निकाला है इस सैफ अरी की जंग का कि कितनी ही कोशिश कर ली जाए ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान मेन सालिसे का किरदार अदा कर रहा है, दीगर अरब ममालिक भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन इज़राइल जिसका हदफ ही कुछ और है, ये तमाम जो अभी सिचुएशन बनी है लेबनान पे और ईरान पे उसने अटैक किया है, आपकी रीडिंग क्या है सर इस पर? जी देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और फैज रहमान साहब को भी मेरा बहुत सलाम था। शादिया, ये तो बड़ा क्लियर सबको मालूम था, एवरीबडी वाज इस पे एक इत्तेफाक करते थे कि जो मेन स्पॉइलर है इजराइल, वो कहीं ना कहीं इसको डील को अनडू करवाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अगर अमेरिका डील करके निकल जाता है तो उसको जो टेसिट अप्रूवल्स कई चीजों की मिल जाया करती थी, या जो एक ओवर आर्चिंग एक उसको इम्पैक्ट आता था अमेरिकन सपोर्ट का, तो वो वीक हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो खासतौर पे ईरान के अंदर और कई स्ट्रेटजिस्ट ये समझते हैं कि अमेरिका जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप इवन उन जैसी पर्सनैलिटी भी जो है उसको अभी भी वो क्लेम तो कर रहे हैं कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, नेतन्याहू इज नॉट कॉलिंग दी शॉट, लेकिन नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहे हैं या आई मीन उनके कोलैबोरेशन के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ईरान के ऊपर अभी जो टेस्ट किया, फायर भी किए हैं, और जो बैरूत को खासतौर पे लेबनान के कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ईरान ने तो अपने आप को लेबनान के साथ जोड़ के रखा हुआ है और लेबनान अपने जो एसेट्स हैं उनके साथ खड़ा हो गया। उसने तो फैसला कर लिया है कि मैं एक तो लार्जर पीस के लिए जाऊंगा, तो लार्जर डील के लिए जाऊंगा, रीजनल डील के लिए। इट विल नॉट बी ओनली ईरान स्पेसिफिक, क्योंकि अगर ग्रेटर इजराइल के अज़ाइम रहते हैं, उनको चेकमेट सही प्रॉपर नहीं मिलता, तो ये 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद दोबारा इनको हांट करेंगे। तो उन्होंने तो उनके साथ खड़े हुए हैं और सपोर्ट भी शो की है। इजराइल ने टेस्ट भी किया कि हाउ दे रिएक्ट, और ईरान जो है वो अपनी जो डेटरेंस रीगेन करता है हमेशा, ये मिलिट्री का काम होता है जी, या डेटरेंस मेंटेन करे या डेटरेंस रीगेन करे। उसने ये मैसेज क्लियर दिया है अमेरिका को कि जी मैं आपने डायलॉग करना है, मेरी टर्म्स पे करना है, मेरे साथ ज्यादा मेरी टर्म्स के नजदीक कर रहा है तो आई एम रेडी। आपने अगर जंग के जरिए मुझे टेस्ट करना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं, मैं किसी भी एस्केलेशन लेडर पे जाने के लिए तैयार हूं। अभी देखिए ना, बैरूत की वजह से जो ईरान ने उनको एंगेज किया, तो रिस्पॉन्स ईरान के अंदर आया है। ईरान के पेट्रोकेमिकल जो एसेट्स हैं या उनको टारगेट किया गया, मिलिट्री टारगेट्स किया गया, तो ईरान फिर उनको बता रहा है कि मेरा थ्रेशोल्ड अभी भी मौजूद है पेन के, एंड आई कैन स्टिल डिलीवर द ब्लो। तो वो दोनों अपनी जो पोजीशंस है उनको मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर वो डायलॉग करना चाहेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कैश 22 है, वो वॉर से निकलना भी चाहते हैं, अपनी टर्म्स पे भी निकलना चाहते हैं, JCPO से बेहतर डील लेके जाना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करना चाहते हैं, बहुत से उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, नेतन्याहू विल रिमेन अ प्रॉब्लम। वो एक राइडर क्लॉज है एज अ स्पॉइलर,
जो हर जगह इसको स्पॉइल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक। बट देखते हैं अभी आगे चल के, अभी भी इवॉल्विंग सिचुएशन है, बट कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म मौजूद रहेगा। ठीक है फैज साहब, देखें ट्रम्प जो है वो ईरान के साथ किसी न किसी तरह सफारती जो है वो समझौते या ये कहें कि कशीदगी में कमी के इम्कानात को बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि दूसरी साइड पे हम देखें तो नेतन्याहू का जो हमें इस वक्त स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो ज़्यादा जारहाना है और यकीनन वो जो फ़ौजी कार्रवाई उसके हामी है और हमलों को जारी रखना भी चाहते हैं। ट्रम्प की इस हवाले से नेतन्याहू में जो इख्तलाफात सामने आए और जिस तरह के हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन छोड़ के गए थे जाहिद साहब कि ये वाकई ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली या बिहाइंड द सीन स्टोरी कुछ और है कि जी दिखाना यही है और जो कार्रवाई है वो पीछे करते जाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया और जनरल जाहिद साहब को मेरी तरफ से बहुत वार्म सलाम। और इनके ज़ाहिर तजरिए और तबसरे हम भी देखते रहते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अमेरिका में वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बन गई है। जी, आप कुछ दिनों में उनको हॉलीवुड में देखेंगे आप। होपफुली, व्हाई नॉट। जी अच्छा, तो देखिए इसमें जो थोड़े पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है शाजिया। अब तक हम ये कहते आए हैं कि ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने इसमें एक नुमाया किरदार अदा किया, नुमाया नहीं बल्कि वाहिद किरदार, और अभी भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ये जो मुज़ाकरात होने चाहिए वो इजराइल और ईरान में होना चाहिए, क्योंकि ये दो असल फरीक हैं। आपने देखा कि जैसे खुद आपने भी अपने इंटरव्यू में फरमाया कि इस वक्त नेतन्याहू पर सदर ट्रंप का और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के निज़ाम का इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो चाहते हैं करते हैं और अपने ही अपनी टाइमिंग पर और अपना जो इनका चॉइस है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। और इस वक्त इफेक्टिवली सदर ट्रंप जो हैं वो एक सिर्फ सहूलतकार के तौर पर एक फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि दोनों को खामोश बिठाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए उनका पिछले सारे दिनों जो किरदार है वो उनको भी डांट रहे हैं, इनको भी कहते हैं कि भाई प्लीज डोंट शूट अगेन, आपने भी काम कर लिया, फिर वो उनको गालियां भी निकालते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। तो नतीजा ये है इस वक्त जो दुनिया के सामने कि जो असल जो यहाँ पर फरीकैन हैं वो दो हैं, ईरान और इजराइल। और जब तक कि ये दोनों बैठेंगे तो खैर नहीं जाहिर है, लेकिन जब तक इन दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात जो अहम है जो हमारे तमाम तज्जियाकारों को और नाजरीन को समझना चाहिए वो ये कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल के जो मामलात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। अच्छा, सदर ट्रंप की जो सिचुएशन है, मिड टर्म्स इलेक्शंस या जो भी यहाँ की जो इन्फ्लेशन है, मईशत है, वो मामला दबाव के तहत इस वक्त हैं। यानी यहाँ पर ये जो जंग है वो बहुत ही गैर मकबूल जंग है। कभी कोई जंग अमेरिका में बाय द वे मकबूल नहीं रही, कोई भी जंग हर दफ़ा अमेरिकियों ने उसकी मुखालफत की है, आज भी वही हाल है। लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं है। इजराइल में जो अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो ईरान के साथ वो मज़ीद, वहाँ के जो अवाम है वो मज़ीद जारहाना रवैया अख्तियार करना चाहते हैं, खुसूसन नॉर्दर्न इसराइल के। और जो अक्टूबर के इलेक्शंस हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आप ये जंग जारी रखें। तो नेतन्याहू की ज़िंदगी का जो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो मरहला है वो ये कि अगर वो इस जंग को जारी नहीं रखते और मजीद जारहाना रवैया अख्तियार नहीं करते तो ना सिर्फ ये कि वो इलेक्शन हार जाएंगे बल्कि जेल जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो अगर कोई उनकी बहुत ही मुखालिफ हुकूमत आ जाए तो वो आईसीसी को भी उनके हवाले करने पर राजी हो जाए, या वो किसी ऐसे मुल्क में जाएं और वहाँ से उनको गिरफ्तार, जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ने, जो आलमी अदालत ने उनके वारंट जारी किए हुए हैं। तो उनके मसाइल की नौइयत बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रम्प साहब और अमेरिका के मजबूरी हालात बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू ने ट्रम्प को इसमें धकेला था, ये कह के कि 3-4 दिन की बात है हम निकल आएंगे। लेकिन इस वक्त जो कोशिश ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो है सहूलतकारी। यानी वो एक तरफ तो खुद इजराइल के भी सहूलतकार बने हुए हैं और इस जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इन बिटवीन। यानी आप ये देखिए बार बार जो हमारे बात सामने आ रही है वो ये कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ये जंग रुकवाना चाह रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का रोल है बेसिकली वही आप मीडिएशन रोल इस वक्त ट्रम्प साहब भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये समझा दिया है कि मैं इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन जाहिर है कि अच्छा, इसमें हम जो हमारे जनरल साहब ने भी बिल्कुल वजह फरमाया
स्पॉइलर है, मैं खुद आपके प्रोग्राम पर भी, बल्कि मैं तो इसको एक थोड़ा सा शायराना अंदाज से मैंने कहा था इससे पहले भी आप ही के प्रोग्राम पे, जी। कि कोई माशूक है इस पर्दा जंगारी में, कि वो माशूक बैठा हुआ कार्रवाइयां करता रहेगा और पूरी चीजों को स्पॉइल, लेकिन ही इज नॉट अ स्पॉइलर, ही इज द मेन गेम प्लेयर, ही इज द मेन फरीक इन दिस प्रोसेस। वो सिर्फ स्पॉइलर नहीं है। तो वो आप जब तक कि आप उसको, ट्रम्प साहब या कोई और पार्टी, जब तक कि खुद नेतन्याहू को इस बात पर राजी नहीं करेगी कि हाँ ये उसके अपने मफाद में है कि ये मामला खत्म हो, ये आप इसी तरह से ठीक। गर्म सर्द मामला देखते रहेंगे। ये और खुद ट्रम्प ने भी कहा पिछले दिनों कि सीज फायर का मतलब उनके नज़दीक ये है कि कभी हल्की फुल्की शूटिंग्स जो हैं वो जो बॉम्बिंग वगैरह चलती रहे। तो यही है, ये इनका इस वक्त नेतन्याहू ये चाहते हैं, तमाम जो इजरायली लॉबी अमेरिका में वो ये चाहती है कि ये जंग जारी रहे हर हालत में, कोई डील ना की जाए ईरान से, और ईरान को इस प्रोसेस के जरिए इस स्टेटस को एक नॉर्मल बनाते हुए, यानी इट शुड बिकम अ नॉर्म इन द रीजन, कि हम इसी तरह से ब्लॉकेड भी जारी रखें, इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बॉम्बिंग भी करते रहें, और ईरान को इस तरह से कमजोर करें कि वहाँ के अवाम, एक वक्त ऐसा है, साल 2 साल 6 महीने जो भी वक्त हो, कि खुद अवाम उठकर इस रिजीम को चेंज करें, जो कि वो खुद नहीं कर सके। ठीक है। तो इस वक्त ये एक नया नॉर्मल बन गया है उस रीजन में। ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं दिफाई तौर पर आपसे जाहिद साहब पूछना ये चाह रही थी कि इजरायली क़यादत जो है इनके मिसाइल प्रोग्राम और जो उनके इलाकाई असर व रसूख है जो कौमी सलामती के लिए, उसको वो बड़ा ख़तरा करार दे रही है, और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या नेतन्याहू फ़ौजी कार्रवाई को दिफाई ज़रूरत समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि अगर उनका वही जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए तो अभी वो अपने जो उनके इत्तेहादी हैं जो चाहते हैं, और जो सख्त गिर जमात है और जो दाएं बाजू है, वो तो चाहते हैं कि ईरान पर जो है हमला किया जाए मुस्तकिल, यानी कि वो उनकी सियासी तौर पर भी उनकी मजबूरी बन गई है नेतन्याहू की है इस वक्त। देखिए शायद जो भी एक्सपेंसिव डिजाइन वाले आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे ग्रेटर इजराइल है या खंड भारत है, देयर बिगेस्ट एनिमी इज पीस। अमन इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इनका देखिए पर्पस ऑफ हैविंग वेपन्स, पर्पस ऑफ हैविंग मिलिट्री खत्म हो जाता है अगर एनिमी खत्म हो जाए। सो दे नीड टू हैव एनिमी। अमेरिकन उनके साथ जुड़े हैं। इन्होंने देखे लार्जर गेम क्या था। लार्जर गेम यही है कि जी पुश दिस एलिफेंट इनटू मिडिल ईस्ट में डालें। 2021 में यूरो कमांड से आपने उठाया इजराइल को और सेंट्रल कमांड में ले आए, जब ट्रम्प का आखिरी टेन्योर था। तो उसी वक्त थोड़ी सी अलार्म बेल हमें हुई थी कि यार ये क्यों इसको लाना चाह रहे हैं। बेसिकली वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है मिडिल ईस्ट का, और ईरान को एक बड़ा दुश्मन सामने जाहिर करके, और ईरान की ऑफकोर्स पॉलिसीज भी कुछ ऐसी रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो काफी कंसर्न्स रहे हैं उनके नेबर्स के और गल्फ कंट्रीज को। तो उसको जाहिर करें कि ये बिग एनिमी है, और एक इसको जो मिलिटरीली ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है ये रिवॉल्व अराउंड हो अराउंड इजराइल, कि इजराइल इनको प्रोटेक्ट कर सकता है इन ईरानियन डिजाइन से, और इजराइल और साथ जो पॉलिटिकल प्रॉन्स लाया है इन्होंने वो इब्राहिम अकॉर्ड, उसमें यूएई बहरीन वगैरह तो आ गए जी, लेकिन बाकियों ने फिर उसको रेजिस्ट किया क्योंकि दे अंडरस्टैंड के ये लार्जर जो ग्रेटर इजराइल है दैट प्रोजेक्ट है। तो ये बिग गेम ये थी। तो वो आप कह रही है ना कि मिलिट्री का दिफा का तो हमेशा अपने आप को खतरा उन्होंने बताया। देखिए ना, न्यूक्लियर की इन्होंने बात की कि जो न्यूक्लियर है उनके पास वो आपको तबाह कर देते हैं। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं कि अगर मैं न रोकता ईरान को तो इजराइल दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो हमेशा इन्होंने बड़ा उसको एनिमी को पोर्ट्रे किया। इसी तरह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जब इराक को इन्होंने तबाह करना था उससे पहले सीरिया को देखे किस हालत में ले गए, वीक किए। जो मेन पावर सेंटर से जब शाम का गिरना है वो तो इस्लामिक आप हिस्ट्री में भी पढ़ ले, और इस्लाम के साथ भी अगर उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो पिलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अरब वर्ल्ड का, वो तो शाम था। जब सीरिया इतना वीक हो गया, फिर आपने इराक को देखा वीक किया, फिर ईरान इज द ओनली हर्डल जो इनके सामने था और अब वो खड़ा हो गया। अब हालांकि उसने हॉर्ड लगा दिया इस ग्रेटर इजराइल। तो मिलिट्री की जस्टिफिकेशन तो उनके पास है। जो भी अप्रैल में वाकयात हुए इजराइल के अंदर, उसी को लेकर इन्होंने 90,000 फलस्तीनी अभी शहीद हो गए हैं जी। लेबनान के अंदर इन्होंने चढ़ाई की। तो द कैसेस ब्लाई फॉर द वॉर, हैविंग मिलिट्री, डूइंग बिजनेस। इसी तरह फिर सिक्योरिटी अभी देखे ना, इनके बजट देखे मिडिल ईस्ट के, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ गए हैं या जूइश लॉबीज के साथ जुड़ गए हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में।
वो इतने ह्यूज हैं, डील्स हो रही हैं, तो दे नीड फ्रिक्शन, इसलिए तो वो फौजी इसको बहाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, आगे भी फिर ये क्रिएट करते लेकिन सर रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ये जो दोबारा ट्रम्प साहब ने ये शोशा छोड़ा था इब्राहिम अकॉर्ड का, उस पर तो पाकिस्तान समेत कई इस्लामी मुल्क ने इसको सख्ती से रद्द कर दिया था। पाकिस्तान को तो बड़ा सख्त मौकफ इसके सामने आया था, मगर सॉरी ये चीज़ तो क्लैरिटी हो चुकी है ना ट्रम्प को भी और कहीं ना कहीं इसराइल को भी कि ये जो ग्रेटर इसराइल वाला कॉन्सेप्ट है, जो मकसद है उनका एजेंडा है, वो तो नहीं पूरा होने वाला है। नहीं, क्लैरिटी देखिए, वो दे विल कीप कमिंग बैक जी। ये इतने अच्छा। जल्दी ये इस तरह के जो डिजाइन्स हैं ये इतने जल्दी खत्म नहीं होते, इसलिए तो को एग्जिस्टेंस, टू स्टेट सॉल्यूशंस इस तरफ कोई जाते ही नहीं है। दे विल कंटिन्यू विद दीज नोशंस। ये बड़ा मुश्किल है इसको रोकना अनटिल अनलेस कोई इतना सीरियस हॉल्ट न लगाया जाए। अगर जब तक अरब वर्ल्ड को क्यों इन्होंने आपस में लड़ाया हुआ है या इनकी क्यों रिफ्ट्स हैं, सिचुएशन क्रिएट की जाती है। इसी दफा तो कई दफा हम एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वेदर दे हैव हेल्प्ड और दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम। फिर फिनोमेनस देखें ना शादिया किस तरह क्रिएट होते हैं। आईएसआईएस कभी क्रिएट हो जाती है, कभी आईएसआईएल क्रिएट हो रही है, कभी वही जो टेररिस्ट होते हैं वो सूट पहन के सदूर बन जाते हैं। हर 3-4 साल के बाद आप एक नया फिनोमेना देखें। वीक कौन हो रहा है? अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, उम्मा जिसको आप कहा करते थे, तो वो देखे ना विक्टिम्स कौन है। तो वो विक्टिम्स इसलिए उसको विक्टिम रख के वीक किया जाता है कि ये ग्रेटर इजराइल के ये प्रोजेक्ट्स आर स्टिल ऑन और ये इतने जल्दी ऑफ होने वाले नहीं है अनटिल अनलेस। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ईरान को भी रिव्यू करने की जरूरत है अपनी पॉलिसीज को इन द रीजन। गल्फ कंट्रीज को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन मुल्कों में नहीं आएगी ना, तो ये सबसर्विएंट रहेंगे बड़ी पॉलिसीज के, विच विल हेल्प द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट्स, और वो जारी रहेंगे। और ये इनकी भूल है कि ये इसको इतने जल्दी छोड़ देंगे। इट विल टेक टाइम। ठीक है फैज साहब, लग तो यही रहा है कि अब दोनों फरीक जो है हमले रोकने का ऐलान कर चुके हैं, मगर ये हमें टेम्परेरी नज़र आ रहा है। यकीनन ये जो है ना, ये इसके बाद फिर कुछ और होगा। अब सवाल यहाँ ये कि आपने बात की कि ट्रम्प साहब की इस वक्त बहुत मजबूरी है किसी तरह ये जो है ये जंग रुक जाए, मुज़ाकरात हो जाए, जिसकी वजह आपने बताई है कि मिड टर्म इलेक्शन है, मईशत है या इन्फ्लेशन है। लेकिन नेतन्याहू तो अब घास भी नहीं डाल रहे हैं ट्रम्प को। अभी कुछ दिन पहले आपने उनका एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमें ट्रम्प की ज़रूरत नहीं है अब। बिल्कुल ये कहा उन्होंने, और बाकायदा उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हमें उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो एक कांग्रेस में कुछ जो बिल पेश किया गया है कि अब इसराइल की जो सालाना इमदाद रकम 3.8 बिलियन जो जाते हैं वो रोक दी जाए, तो खुद नेतन्याहू ने उसको सपोर्ट किया कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए बात वही है एट द एंड ऑफ द डे कि इस वक्त दोनों के अहदाफ बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं और अमेरिका में बिल्कुल ये ख्याल जागुज़ी हो चुका है कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो इजराइल लॉबी इतनी स्ट्रांग है, देखिए सिर्फ ऐसी नहीं है कि 2-4 लॉबिस्ट मिलके वहाँ बात कर रहे हैं, बल्कि ये पूरा जो माशरा है ओवर द ईयर्स, यानी कई 100 सालों से यहाँ पर बिजनेसेस, जो आप देखिए बैंक्स, हॉलीवुड, हर जगह ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त पूरी तरह ये चाहते हैं कि तमाम पॉलिसीज का महवर इस वक्त इसराइल को और इसराइल के मफादात को होना चाहिए रीजन में। तो ये एक ऐसी एक हर्डल है जिसको कि आप क्रॉस नहीं कर सकते, स्पेशली इस शॉर्ट टर्म में। जैसे कि खुद जनरल साहब ने फरमाया कि देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं आपको वो देख के आगे आप बढ़ेंगे। और उसमें एक अहम नुक्ता यही है कि इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी को उस रीजन में चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप थोड़ा सा गिव एंड टेक करके आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें ईरान का जो एक अगेन तो मैं उसको उनका भी अपना एक थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, न सिर्फ पॉलिसीज में बल्कि पैराडाइम को डिफरेंट करें। कि अगर इस वक्त जस्टिफिकेशन जीसीसी के पास यही है कि देखिए हमने जो बेसिस बनाए थे इसलिए बनाए थे कि हमें ईरान से प्रोटेक्ट किया जाए, और आज एग्जैक्टली वही बात साबित हो गई है कि जैसी मौका मिला ईरान ने सबसे पहले उनको उन स्टेट्स ही को निशाना बनाया। तो इस एक लिहाज से वो आर्गुमेंट, ये अलग बात है कि अमेरिकी नाकाम हुए प्रोटेक्ट करने में, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता था वो तो अपनी जगह मौजूद है और वही आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जो भी स्ट्रक्चर जो भी बनेगा आपका एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर आगे बनने जा रहा है मिडल ईस्ट का, उसमें आप वो रियलिटी को भी मौजूद देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका सिर्फ इस वजह से वहां छोड़ कर चला जाए कि ईरान चाहता है कि वहां अमेरिका की मौजूदगी ना रहे। इट्स नॉट गोना हैपन।
ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और फैज़ साहब की बात से जो क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि पाकिस्तान इतनी कलीदी किरदार अदा कर रहा है, सफारती कोशिशें कर रहा है, साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं वो भी इस काविश में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मगर जब तक ये आलम और ख़ास तौर पर अरब ममालिक और बिलखुसूस ईरान जो है वो अपनी ईरान की बका की जो जंग लड़ रहा था उसको साइड पर रखकर अब हिकमत अमली के साथ जो है वो GCC के साथ मिलकर इजराइल का मुकाबला करना है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।